हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं 340 या 379 BNSS में कैसे आप जो है वाइफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं अगर वाइफ़ ने जो है ऑन ओथ झूठ बोला है। दोस्तों, पिछले 10 साल से मैं इतने सारे मैट्रिमोनियल केसेस देख रहा हूँ कि जब भी मैं कोर्ट जाता हूँ मुझे लगता है कि झूठ बोलने में जो आपकी वाइफ साइड है वो बहुत ज़्यादा शातिर है। आप उसे जो है किसी हैंड राइटिंग जो उसने अगर कोई लेटर लिखा है आपको उसे कन्फ्रंट कराएंगे, वो मना कर देगी। कोई ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस आपने भेजे हैं जो आपके फेवर में काम करते हैं, यानी जो जो चीज़ें आप कन्फ्रंट कराते हैं वो मना कर देती है। ज़्यादातर केसेस में मना कर देती है या फिर कह देती है मुझे ध्यान नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं। ये सब चीज़ें जो है बहुत कॉमन है, सिखाई पढ़ाई जाती है ऑब्वियसली ऑपोजिट काउंसिल्स के द्वारा। और एक तरीके से जो कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जब विटनेस कोर्ट में आता है और झूठ ना बोलने की शपथ लेता है, वो जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऐसे सिचुएशन में जब भी वाइफ साइड आती है कोर्ट में तो ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि जो भी उसको कन्फ्रंट कराओ चीज़ें वो मना कर देती है। आई डू नॉट रिमेंबर, बहुत कम ही केसेस होते हैं जिसमें जो है वो बिल्कुल जो है सत्य बोलती है या आपके फेवर में गवाही देती है जब आप उसे कन्फ्रंट कराते हो चीज़ों से। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या उपाय है आपके पास, कैसे जो है वाइफ साइड को पनिश किया जाए ऐसी सिनेरियो में, सो दैट कि एटलीस्ट झूठ ना बोले कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसने केसेस किए, कोर्ट भी शुरू में ये मानता है कि ठीक है हम नहीं अभी कह सकते कि ये केस झूठा है या सच्चा है, पर जब वाइफ साइड गवाही देने आती है तो झूठ ही झूठ बोला जाता है कोर्ट के अंदर। मैंने देखा है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये जनरली इसलिए होता है ताकि जो है आपको जो है पनिशमेंट दिलवाए जाए इन झूठे केसों के द्वारा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कहते हैं सत्य की विजय हो, तो ऐसे झूठे केसेस में जो झूठ बोलता है उसको सज़ा भी होनी चाहिए। तो प्रावधान है इसमें 340 या 379 BNSS। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोगों को पता नहीं है इसे कैसे जो है इस्तेमाल किया जाए कोर्ट के अंदर, कैसे जो है आपके फेवर में चीज़ें लाई जाएं। जब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ पता नहीं है और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। कई केसेस में ये यूज़ ही नहीं करते आप लोग। तो जिस वजह से जो झूठ बोल के वाइफ साइड निकल जाती है वो आगे बढ़ जाती है और आपको जो है एंड में जो है कुछ नहीं रिज़ल्ट्स मिलते। अगर आपको रिज़ल्ट्स चाहिए तो उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने केसेस अपने फेवर में चाहिए तो ये जो झूठ है इसे पकड़ना पड़ेगा और इस पे जो है सज़ा भी आपको दिलवानी पड़ेगी वाइफ साइड को, ताकि जो है आपके साथ जस्टिस हो। जो इतना इनजस्टिस आपके ऊपर हो रहा है, जो पहले तो झूठे केस कर दिया, ऊपर से गवाही भी झूठी अगर कोर्ट में वाइफ साइड देने आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस आपके साथ होता है। ऊपर से आपको मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके पेरेंट्स को कोर्ट में आना पड़ता है रेगुलरली। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है जब भी वाइफ साइड ऐसे झूठी गवाहियाँ कोर्ट के अंदर देती है और झूठे जो है सबूत पेश करती है। तो इसको निपटने के लिए 340 या 379 BNSS है। अब ये मैं लाइव केस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इसका जो पूरा का पूरा आर्टिकल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद। पर 1 मिनट आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए आपके केस में वाइफ साइड ने क्या झूठ बोले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको पढ़ूंगा और रिप्लाई भी मैं करूंगा कि क्या आपको बेसिकली ये कितना गंभीर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या क्या झूठ बोले हैं आपकी वाइफ ने जब ये केस आपके ऊपर किए हैं, तो क्या क्या झूठ आपके ऊपर बोले हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, कमेंट कीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आपने ये सब कमेंट्स लिख दिए हैं अब मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लूँगा।
अब जो है हर झूठ पे आप 340 या 379 BNSS नहीं लगा सकते। जो मटेरियल फैक्ट्स है जिसकी वजह से एडवर्स ऑर्डर हो जाए, जैसे कि मेंटेनेंस का केस का एग्जांपल ले लेता हूँ, और उसका लाइव केस एग्जांपल आपको आर्टिकल में मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। तो जब जो है मेंटेनेंस का जैसे केस हो गया, जैसे आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस किया और आपको पता चल जाता है कि आपकी वाइफ कहीं ना कहीं वर्किंग है, तब आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं उसको चीज़ों को कन्फ्रंट कराने के। एक तो सेक्शन 91 CRPC जो 94 BNSS है उसकी एप्लीकेशन आप डालेंगे। जब वो डालेंगे तो रिकॉर्ड्स जो हैं कंपनी से आएंगे या वाइफ खुद ही एडमिट कर लेगी। जब वाइफ खुद कोर्ट में आके जज साहब जब पूछेंगे, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी ऑन ओथ, तब आप 340 जो है डाल सकते हैं, 379 BNSS तब आप जो है वाइफ के ऊपर उसी वक्त डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो एडमिशन है वो ऑन ओथ हुआ है, वाइफ उसे डिनाई नहीं कर सकती, और वो उसने एडमिट कर लिया, उसने एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लिया है। जब उसने पिटीशन डाली वो कहती है मैं वर्किंग नहीं थी, और अब जो है वो वर्किंग है, और वो तब से वर्किंग ही है, उसने कंसील किया है कोर्ट के सामने। इससे जो है आपके खिलाफ जो है एडवर्स एक्शन हो सकता था, इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती थी, क्योंकि वाइफ साइड ने झूठ बोला है। तो अब आप 340 लगा सकते हो। और दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर उसने एडमिट कर ली है चीज़, तो मतलब क्लियर एडमिशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मटेरियल फैक्ट का है कि वो वर्किंग थी और उसने कोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे आप वाइफ साइड को बिल्कुल फंसा सकते हो 340 CRPC में। तो जब आप ये सब सवाल पूछोगे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आप इस कंपनी में कार्यरत हो, तब अगर जवाब हाँ आ जाता है तो अब आप 340 CRPC लगा सकते हो वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद। और वहाँ पे जो है आप जज साहब को बोल सकते हो कि ये जो एडमिशन है ये यूनिवोकल है। तो ये एक जो मैंने तरीके बताए हैं जिससे आप जो है 340 या 379 BNSS का जो केस है वो आप ऐसे फाइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है आप लोग प्री मेच्योरली लगा देते, जब भी वाइफ पिटीशन फाइल करती है उसके साथ आप 340 लगा देते कई बार, या आप अपने रिप्लाई के साथ 340 लगा देते, तब ये मेंटेनेबल नहीं होती 340, या कॉन्ट्राडिक्शन जो है क्लियर नहीं होता क्रॉस एग्जामिनेशन में, तब आप 340 लगा देते हो। और छोटी बात पे क्वालिफिकेशन पे अगर एक आध क्वालिफिकेशन मिस हो गई तब आप 340 लगा देते हो। इस पे नहीं बनता है। आपका मेजर जो 340 बनता है वो बनता है ऑन ओथ, अगर वाइफ साइड ने झूठ बोला है मटेरियल फैक्ट पे। हर केस में हर कॉन्ट्रडिक्शन पे आप 340 नहीं लगा सकते। तो मटेरियल फैक्ट 498A में जैसे क्रूअल्टी का है और क्रूअल्टी नहीं हुई है, उसने एडमिट कर दिया कि ऐसी कोई क्रूअल्टी नहीं हुई, जो कि बहुत कम है, रेयर है, बट आपने कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक यूज़ करके एडमिट करवा लिया, तब आप 340 वहाँ पे लगा सकते हो। मेयरली अगर वाइफ प्रूव नहीं कर पाई तब आपका 340 नहीं लगेगा। मेजरली क्या होता है, परजुरी का मेन होता है कि जो वाइफ ने स्टैंड पहले लिया और जो वो स्टैंड अब ले रही है उसमें दोनों में यूनिवोकल एडमिशन होना चाहिए, तब आपका 340 मेंटेनेबल है। मेयरली अगर वाइफ के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तब आप 340 नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। मेयरली उसका एविडेंस शॉर्ट हो गया या कुछ और उसे लाना चाहिए था, इंडिपेंडेंट विटनेसेस लाने चाहिए थे, वो अगर नहीं लाई है और जजमेंट आपके फेवर में आ गई, उस बेसिस पे आप 340 नहीं लगा सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये सब पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताया है। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आर्टिकल का वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 से ऊपर मेम्बर्स इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं और वो लेटेस्ट अपडेट मेरे से पा रहे हैं एवरी डे, जो कि मैट्रिमोनियल लॉ में चेंजेस आ रहे हैं उस पर। अगर आपको अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।